हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज बहुत ही खुशी की बात है कि आज हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि इस दुनिया में हर चीज़ है एक मिस्ट्री, और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सरफेस केमिस्ट्री। तो आशा करता हूँ कि आप अपने कॉपी और कलम लेकर के रेडी होंगे। रेडी हो? बहुत तेज़ हो ना, बहुत तेज़ हो आप लोग। चलिए शुरू करते हैं आज हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में। ठीक है, मैं बात करूंगा कि इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या है, इस चैप्टर की क्या इंपॉर्टेंस है, और ये चैप्टर से कितने नंबर के यानी कितने मार्क्स के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूं कि इस चैप्टर, ये जो चैप्टर है आपका, सबसे पहले मैं बात बता दूं कि ये आपका मतलब कि ये आपका क्या बोलते हैं, ये न्यूमेरिकल चैनल नहीं है, मतलब न्यूमेरिकल चैप्टर नहीं है ये। ठीक है, ये ज़्यादातर डेफिनेशन कंटेनिंग चैप्टर है। ठीक है, यानी कि ये थ्योरेटिकल चैप्टर है। मेरे कहने का मतलब इसमें आपको थ्योरी ज़्यादा पढ़ना है, न्यूमेरिकल्स कम पढ़ने हैं। तो ये तो आपके लिए बहुत अच्छी की बात है। आप लोग बहुत खुश हो गए होंगे कि चलो इसमें न्यूमेरिकल नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। दूसरा मैं बात करूँगा अगर दूसरा, तो ये आपके एग्जाम के व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपके एग्जाम में इससे लगभग 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, साथ में इससे आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि जेईई मेन हो गया या नीट के एग्ज़ाम हो गया, उसमें भी इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब मैं बात करूं कि आखिर इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं, क्या इसमें पढ़ेंगे हम लोग, क्या कुछ खास है क्या। बिल्कुल बिल्कुल सही सुने आप लोग। इस चैप्टर के अंदर हम लोग सरफेस के बारे में, सरफेस के ऊपर होने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। मेरी बात समझ में आया? ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सरफेस केमिस्ट्री आखिर है क्या। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले क्लास में, जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले क्लास में आप लोग विलियन चैप्टर को कंप्लीट किए हुए हैं। तो विलियन चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आप 4 पेज छोड़ दीजिएगा, क्योंकि हम क्या करेंगे कि उसमें कुछ न्यूमेरिकल हम लोग बनाएंगे उसमें। ठीक है, तो आप लोग 4 पेज छोड़ दीजिए और आप अपने कॉपी पर हेडिंग दे दीजिए एक नया चैप्टर का, सरफेस केमिस्ट्री। लिख दीजिए जल्दी से हेडिंग, लिखिए। लिख दिए? चलिए, अब मैं बात करता हूं कि ये सरफेस केमिस्ट्री के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो देखो, मैं बात करूं अगर सरफेस केमिस्ट्री के अंदर, जैसे कि यहाँ पर नाम ही है सरफेस केमिस्ट्री, यानी कि ये केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग सरफेस के ऊपर यानी कि पृष्ठ के ऊपर यानी कि सतह के ऊपर होने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। उसे हम लोग सरफेस केमिस्ट्री कहते हैं। मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा। रसायन शास्त्र की वह शाखा यानी द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग पृष्ठ के बारे में, सतह के बारे में, सरफेस के बारे में या सरफेस के ऊपर होने वाली घटना के बारे में अध्ययन किया जाता है। मेनली यही समझिएगा कि किसी ठोस या द्रव के सतह पर होने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम सरफेस केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अभी बोला कि रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत ठोस या द्रव की सतह पर होने वाली घटना के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं बाबू? पृष्ठ रसायन, या फिर इंग्लिश में उसको सरफेस केमिस्ट्री कहते हैं। मेरी बात फिर से सुनिएगा। फिजिकल केमिस्ट्री का वह शाखा है, आपको मालूम है कि फिजिकल केमिस्ट्री का ही एक चैप्टर है। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री का वह ब्रांच जिसके अंतर्गत ठोस या द्रव के सतह पर होने वाली घटना के बारे में क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? सरफेस केमिस्ट्री कहते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। याद करने के लिए नहीं बोले हैं, समझने के लिए बोले हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा कि सरफेस केमिस्ट्री इस चैप्टर का नाम है क्यों, आखिर क्यों नाम है इसका सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, तो सरफेस केमिस्ट्री इसलिए नाम है क्योंकि हम लोग सरफेस पर होने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। और सरफेस 2 ही चीज़ का होता है, सॉलिड का और लिक्विड का। गैस का सरफेस होता है? नहीं ना होता है। किसका सरफेस होता है? सॉलिड का, यानी आप जिस चीज़ पर बैठे वो सॉलिड है, उसका सतह है। लिक्विड, पानी पीते हो, उसका भी क्या है, एक पानी का भी एक सतह होता है, लेयर होता है। लेकिन गैस का कोई लेयर यानी गैस का कोई सतह नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ पर सिर्फ लिखा गया है, सिर्फ क्या लिखा गया है? ठोस, और क्या लिखा गया है? द्रव। नहीं तो कितना छोटा दिमाग लगाएगा कि सर गैस का नहीं लिखे, कोनो दुश्मनी है? नहीं, समझ में आया क्यों? ये ऐसा इसलिए लिखा गया है क्योंकि ठोस और द्रव के ही सतह होते हैं, गैस के सतह नहीं होते हैं। इसलिए यहाँ पर सिर्फ क्या लिखा गया है? ठोस और सिर्फ द्रव्य लिखा गया है। मेरी बात समझ में आ गया? ठीक है, यानी कि रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत ठोस या द्रव के सतह पर होने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? सरफेस केमिस्ट्री कहते हैं। समझ में आ गया?
कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कितने टाइप्स के घटना किसी ठोस या द्रव की सतह पर घटित होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नोट कर लिए इसको, नोट कर लो जल्दी। तो देखिए यहाँ पर ठोस या फिर द्रव के सतह पर होने वाली घटनाओं को दो भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन? एक होता है अधिशोषण और दूसरा होता है अवशोषण। अधिशोषण को हम लोग इंग्लिश में एडजॉर्प्शन कहते हैं और अवशोषण को इंग्लिश में एब्जॉर्प्शन, AB और यहाँ पर AD है, याद रखना। अधिशोषण को एडजॉर्प्शन और अवशोषण को एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। हम बारी बारी से इन दोनों को ध्यानपूर्वक स्टडी करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला मेरा जो है वो है अधिशोषण। आखिर ये अधिशोषण होता क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अधिशोषण नोट कर लिए इसको, नोट कर लो जल्दी। तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि अधिशोषण क्या होता है। देखिए अधिशोषण और अवशोषण ये दोनों एक दूसरे से एकदम अपोजिट हैं, ठीक है। मैं बताता हूँ यहाँ पर कैसे। सबसे पहले हम लोग बारी बारी से जब समझेंगे अधिशोषण क्या है, अवशोषण क्या है, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आखिर दोनों में डिफरेंट क्या है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग डे टू डे लाइफ में देखते हैं अधिशोषण को, ठीक है। उसके बाद हम लोग जब इसका डेफिनेशन देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। मैं एडजॉर्प्शन का यानी अधिशोषण का सबसे अच्छा उदाहरण देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई ठोस या कोई द्रव्य है, तो ठोस होगा या फिर कोई द्रव्य होगा तो उसका सतह होगा। जैसे यहाँ पर सतह आपको दिखाई दे रहा है, ये सब सतह हो गया, ठीक है। अगर इस ठोस या द्रव्य को हम कहीं बाहर रख दिए तो हम लोग जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में बहुत सारे गैस हैं, बहुत सारे कण हैं वायुमंडल के अंदर, ठीक है। जैसे मान लीजिए बहुत सारा क्या है, बहुत सारा कण है। होता क्या है कि बहुत सारा बाहरी कण इस ठोस या द्रव के सतह पर जाकर चिपकने लगता है, ठीक है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि जब आप लोग खाना खाने के लिए बैठते होंगे तो आपकी मम्मी आपको गिलास में जब पानी जब देती होगी तो देखिएगा वो कितना भी जो गिलास देखते होंगे उसमें देखिएगा कि चाहे वो कितना भी पानी साफ क्यों ना हो, देखिए कुछ देर के बाद उसमें छोटा छोटा उस पर पानी की सतह पर कण बैठ जाता है। ध्यान से देखिएगा, देखिए कभी जरूर देखे होंगे जब पानी, या फिर अभी ये काम करो, अभी लेकर आओ पानी, ये गिलास, और देखना एकदम अभी नल से लेकर आओ और देखना कुछ देर के बाद ही उस पर छोटे छोटे धूल कण जमा हो जाते हैं, ठीक है। तो यही है क्या अधिशोषण। अधिशोषण मतलब क्या कि किसी ठोस या द्रव के सतह पर कोई भी बाहरी कण क्या हो जाता है, ठोस या द्रव के सतह पर जब चिपक जाते हैं तो इसी घटना को अधिशोषण कहते हैं। मेरी बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुआ? जैसे यह ठोस या फिर द्रव हो गया, ये आपका मान लीजिए आपके पास एक कोई ठोस है, ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारे क्या है, गैसें हैं, बहुत सारा गैस है, ठीक है। तो मान लो कि आपका क्या है, हो गया ये आपका एक ब्लॉक हो गया, ठोस ब्लॉक हो गया, ठीक है। ये बहुत सारे इसके चारों तरफ क्या है, ये सब क्या है, गैस है, ये सब क्या है, गैस है। ये क्या होता है कि ठोस या द्रव की सतह पर जाकर क्या होगा, धीरे धीरे चिपकने लगेगा। ये क्या होने लगेगा बाबू, सब चिपकने लगेगा, और चिपकने के बाद कैसा चिपक जाएगा, चिपक करके ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये ठोस या द्रव्य की सतह पर जब भी कोई बाहरी अवयवी कण या बाहरी कोई गैस के कण या बाहरी कोई अणु किसी ठोस या द्रव की सतह पर जब चिपकने लगता है तो इसी घटना को अधिशोषण कहते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अधिशोषण का मतलब सिर्फ सतह पर चिपकना चाहिए, पदार्थ के अंदर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अगर पदार्थ के अंदर, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो गैस के कण हैं वो देखो, गैस के कण को रेड कलर से दिखाए हैं, तो रेड जो पार्टिकल है यानी गैस के जो कण है सिर्फ सतह पर है, देखो यहाँ पर सिर्फ सतह पर है, तो सतह पर है तो अधिशोषण। अगर सतह के अंदर भी चला जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं अवशोषण। हम दो तरह के घटना देखे थे, अधिशोषण और दूसरा अवशोषण। तो अधिशोषण सिर्फ सतह पर होता है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर कण सिर्फ सतह पर है, ठोस के अंदर गया है नहीं, ना गया है, ठोस के अंदर नहीं गया है, सिर्फ सतह पर है, तो इस घटना को अधिशोषण बोलेंगे। अगर सतह पर होने के साथ साथ अगर बाहरी अवयवी कण या बाहरी गैस के अणु अंदर तक चले जाता है, पदार्थ के अंदर तक चला जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं बाबू, उसको बोलते हैं अवशोषण, ठीक है। तो एक काम करो, इस फिगर को नोट कर लो और फिगर को नोट करके यहाँ पर लिख देना, ये क्या हो गया, अधिशोषण। अधिशोषण क्यों? क्योंकि सिर्फ सतह पर हुआ है, सिर्फ सतह पर। अगर सतह के अंदर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, अवशोषण हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? मैं छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। जैसे आप लोग अभी लगन का समय है,
तो लगन में देखिएगा टिकरी आता है, सदिया विवाह में देखिएगा टिकरी आता है। तो टिकरी में देखिएगा कि टिकरी को जब जब चाशनी में यानी कि चीनी के रस में जब डुबाया जाता है तो टिकरी के ऊपर ही सिर्फ चीनी लगा रहता है। देखिएगा टिकरी के ऊपर सिर्फ क्या लगा होता है, चीनी का घोल लगा रहता है, ठीक है। तो वो हुआ अधिशोषण, ठीक है। अगर अब मैं बात करता हूँ थोड़ा सा लाल जामुन ले लेता हूँ। लाल जामुन समझते हो ना, लाल जामुन क्या बोलते हैं उसको, गुलाब जामुन, यानी कि ब्लैक वाला रसगुल्ला या फिर स्पंज हो गया, ठीक है। तो स्पंज में देखिएगा जो उसमें चीनी का जो रस होता है वो सतह पर भी लगा रहता है और उसके अंदर भी रसगुल्ला के अंदर भी चीनी फैल जाता है जाकर के, तो उसको बोलते हैं अवशोषण। तो हमको जहाँ तक विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा कि अधिशोषण क्या। अधिशोषण सिर्फ सतह पर होता है, जबकि अवशोषण सतह पर होने के साथ साथ अंदर भी होता है। मेरी बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। एक और अच्छा सा एग्जाम्पल, आज के समय में जो बर्थडे मनाया जा रहा है, बर्थडे पार्टी, ठीक है। तो उसमें केक को फेस पर लगा दिया जा रहा है। तो यदि वो उसको खाली हम फेस पर लगाए हैं तो अधिशोषण, यानी कि सिर्फ सतह पर। देख रहे हो ना, बर्थडे मनाया जा रहा है तो आज के समय में केक को उठा करके चेहरा पर लोग लगा दे रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं वो घटना क्या हुआ, अधिशोषण, सिर्फ सतह पर लगाए। अब मान लीजिए आप सतह पर भी लगा दिए, आसानी से केक को काट करके मुँह में खिला दिए, यानी उसका पेट में चला गया, अंदर चला गया, यानी कि उसमें क्या होगा, वो हो गया अवशोषण, यानी सतह पर लगा है और साथ में अंदर भी चला गया, तो उसको बोलेंगे अवशोषण। तो समझ में आ गया होगा कि अधिशोषण क्या है और अवशोषण क्या है, ठीक है। तो चलिए मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ अधिशोषण का, ठीक है, समझ में आ गया। इसको नोट कीजिए जल्दी से फिगर को, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब किसी ठोस या द्रव की सतह पर कोई बाहरी अणु के स्पीसीज, यानी कोई बाहरी कण या अणु चिपक जाता है, किस पर, ठोस या द्रव के सतह पर, तो इस घटना को ही क्या कहते हैं, अधिशोषण कहते हैं। मेरी बात समझ में आ गया, अधिशोषण किसे कहते हैं, तो इसको नोट कर लो जल्दी से। नोट कर लिए, चलो ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं हुआ। तो मैं एक फिगर बना देता हूँ, उसको नोट कर लीजिएगा। ये आपका हो गया ठोस और इस पर क्या हुआ, ये जो है कण क्या हुआ है, बाहरी कण इस पर क्या हुआ है, सतह पर चिपका हुआ है। ये बाहरी कण इस ठोस के सतह पर क्या हुआ है, चिपका हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। एक चीज़ आप लोग और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो ठोस है उसको बोलते हैं अधिशोषक। क्या बोलते हैं, अधिशोषक। और जो चिपका होता है, जो किसी ठोस या द्रव के सतह पर चिपका होता है उसको बोलते हैं अधिशोषक। उसे क्या बोलते हैं, अधिशोष्य, उसे बोलते हैं अधिशोष्य। तो दो चीज़ होता है, एक अधिशोषक और एक अधिशोष्य। अधिशोष्य वह बाहरी कण होता है जो किसी के सतह पर चिपका होता है, और जो चिपकाया होता है उसे क्या कहते हैं, अधिशोषक। मेरी बात समझ में आ गया, जो चिपकता है उसे अधिशोष्य, और जो चिपकाता है उसको क्या बोलते हैं, अधिशोषक। मेरी बात समझ में आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं है, तो नोट कीजिए जल्दी से, ठीक है। तो यहाँ पर आपका अधिशोषण के कुछ उदाहरण हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा उदाहरण हमको देखने को मिलता है। जैसे सिलिका जेल यानी फोम देखे होंगे, फोम, ठीक है, लड़कियाँ तो और ज़्यादा जानती होगी, फोम, जिससे वो लोग क्या कुछ बनाते रहते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं, ठीक है। फोम का नाम सुने ही होंगे, ठीक है। ये शादी उदी में यूज़ किया जाता है उसको, जैसे दूल्हा के गाड़ी के आगे लिखा रहता है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ये सब लिखा रहता है, वही सिलिका जेल की बात करते हैं। सिलिका जेल को अगर कहीं नम वायु, मतलब नमी युक्त वायु में रख दीजिएगा तो उस वायु को सूखा कर देता है, ठीक है। उसमें होता क्या है कि जो सिलिका जेल होता है वो जल से वाष्प के, यानी कि जल के कण को क्या कर लेता है, अपने सतह पर अधिशोषित कर लेता है। तो उसी बात को यहाँ पर लिखा गया है कि सिलिका जेल की उपस्थिति में वायु क्या करता है, अपने नमी को खो देता है, मतलब कि क्या हो जाता है, वायु सूखा हो जाता है। क्यों सूखा हो जाता है, क्योंकि जो फोम होता है वो वायु के अंदर जो जल के कण होते हैं उसको अपने सतह पर क्या कर लेता है, खींच करके बैठा लेता है, मतलब कि अधिशोषण की क्रिया वहाँ पर हो गई, ठीक है। आशा करता हूँ कि यह पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। दूसरा अगर बात करता हूँ, जैसे आपका ऑक्सीजन गैस हो गया, हाइड्रोजन गैस हो गया, क्लोरीन गैस हो गया, अमोनिया गैस हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, या कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया। तो उसके अंदर अगर हम लोग
पाउडर चारकोल डाल दे पाउडर चारकोल डाल दे तो पाउडर चारकोल क्या करता है, इस सभी गैसों को अपनी सतह पर क्या करता है, खींच करके बैठा लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट आप लोग ये लिखेंगे, O2H2Cl2 NH3 CO SO2 गैस को चूर्णित चारकोल अपने सतह पर अधिशोषित कर लेता है। अपने यहाँ पर इसके बाद अपने से खुद से लिख लीजिएगा, अपने सतह पर, नोट कर लो हम लिखवा देते हैं, इतना नोट कर लो, जल्दी से नोट करो। देख रहे हो ना, इसमें सिर्फ सतह पर होने वाली घटना के बारे में पढ़ रहे हैं ना, इसीलिए इसको सरफेस केमिस्ट्री कहा गया है। ठीक है, तो O2H2Cl2 NH3 CO गैस को चूर्णित चारकोल अपने सतह पर क्या कर लेता है, अधिशोषित कर लेता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है तो इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ तो अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।